हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और फिर चीज़ों को कवर करते जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। हमारे इस अर्थ पे हमने कितने टोटल एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है? 118 एलिमेंट्स को। और उन 118 एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कुछ एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं, कुछ को नॉन मेटल्स और कुछ को मेटलॉइड्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने किस बेस पे किया है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स की अपनी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की अपनी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। और मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स की जैसी है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की जैसी है। मेटलॉइड्स के जो एग्जाम्पल्स है, मतलब सिर्फ यही जो मैंने यहाँ पे नेम लिख रखे हैं, यही मेटलॉइड्स हमारे पास प्रेजेंट है। यही एग्जाम्पल्स है मेटलॉइड्स के, सही सिर्फ यही एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एग्जाम्पल्स है किसके? मेटलॉइड्स के। तो टोटल मेटलॉइड्स हमारे पास कितने हैं? 7 मेटलॉइड्स है आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। लेकिन 10th क्लास के लेवल पर हमसे अगर मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो हमें सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। वो है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। और आपसे ये जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे 1 मार्क में भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई आर्सेनिक क्या मेटलॉइड है या नॉन मेटल है। तो सिर्फ फोकस करिए इन 3 एग्जाम्पल्स को याद करने में। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? आपके मेटलॉइड्स है। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं। तो मेटल्स की जितने भी मेटल्स होंगे ना, उनकी ये टेंडेंसी तो होगी ही होगी कि वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव आयंस में। क्योंकि उस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे बोलते हैं कैटायन। हम ये कैसे मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, कैसे वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ये हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मेटल्स की। तो पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पर। सो मेटल्स आर, देखो जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगी ना, कुछ ही 7-8 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इनके एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इन एक्सेप्शंस को हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी ही मिलेगी विद सम एक्सेप्शंस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स आर लस्ट्रस या मेटल्स शो लस्टर। इट मीन्स लस्ट्रस का मतलब क्या है? शाइनी अपीयरेंस। तो मेटल्स का एक शाइनी अपीयरेंस होता है। इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर या कहते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस।
राइट। अब मेटल्स के अभी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं तो जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। ये सब देखोगे आप तो इनका शाइनी सा अपीयरेंस होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स शो लस्टर, दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। और हार्डनेस, वो डिग्री ऑफ हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो कुछ मेटल्स कम हार्ड होते हैं, बट मेटल्स आर जनरली हार्ड, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मतलब मान लो ये कोई मेटेलिक सरफेस है ना, ये ठीक है। ये तो नहीं, मतलब ये तो शीट में है ऑलरेडी। जैसे कुछ भी मान लो ये कोई मेटेलिक सरफेस है, तो इसको पीट कर, अगर ये मेटल है तो इसको पीट कर मैं जो है थिन शीट में, ऐसी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, राइट। अब गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी किन मेटल्स के पास है? गोल्ड और सिल्वर के पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, या हम कहते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है, उसमें कौन से मेटल की वो वायर है? वो कॉपर की वायर है। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। और ये NCERT में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मेंशन्ड है कि इन मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन or can be given different shapes according to our needs because of their property of malleability and ductility। जैसे मेटल्स के हम बर्तन बना सकते हैं, कुकिंग वेसल्स बना सकते हैं। जो आपके घर में कुकिंग यूटेंसिल्स है वो किसके हैं? एल्यूमिनियम मेटल के हैं, कॉपर मेटल के हैं, है ना। अब मेटल्स की हम शीट्स भी बना सकते हैं, मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर की वायर हमने देख ली, है ना। मेटल्स के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो भी तो एक शेप ही हो गई। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं तो वो भी तो एक तरीके की डिफरेंट शेप हो गई ना। तो ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दो ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिनकी वजह से हम मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर विशेस, अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बुक में मेंशन्ड है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन से? अब देखो, ये एक तरीके का एक्सेप्शन हो गया इस प्रॉपर्टी का, और सिर्फ यही एक एक्सेप्शन नहीं है, और भी एक्सेप्शन है जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से मेटल्स है? सिल्वर है, कॉपर है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी है जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, है ना। तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन हो गया इस प्रॉपर्टी का। बट फिर भी हमने इनको मेटल्स के अंदर क्यों डाला? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ये जो है मेटल्स की जो है शो करते हैं। एक प्रॉपर्टी में ये एक्सेप्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी का, लेकिन बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ये शो करते हैं, राइट।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को अगर मैं किसी हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे मारूंगी तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, है ना, तो दिस मीन्स सोनरस। अब जनरली आपसे मेटल्स के कोई भी एग्जांपल्स पूछ ले तो आप दे सकते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये कुछ 4-5 एग्जांपल्स हमें याद रहते हैं। अब आपके लेवल पर आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स को स्टडी करना होता है। ये हम जितना जल्दी पढ़ ले, जितना जल्दी याद कर ले, समझ ले, उतना हमारे लिए अच्छा है। हम यहीं से ही एग्जाम्पल्स निकालेंगे मेटल्स के, राइट। तो 1 से लेके 20 एलिमेंट्स को हमें एक सीक्वेंस में याद करना होता है। जैसे कि पहला जो हम एलिमेंट्स को याद करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, हीलियम का हो गया 2, लिथियम का हो गया 3, बेरिलियम का हो गया 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो ये हमें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद करना है एज इट इज़। दिस अरेंजमेंट हमें अच्छे से बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इनके सिंबल्स। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का सिंबल होगा Ca। अब Z हमने याद कर लिया है, अब हम इनका याद करेंगे एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का तो 1 ही है, अब 1 का 1 ही है, ठीक है। अब हीलियम का क्या है 4। तो एक ट्रिक है बेसिकली कि जो इवन नंबर है आप उसका डबल कर दो, उसका Z डबल कर दो तो वो उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, है ना। और जो ऑड नंबर है आप उसका डबल कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो आपका एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक सॉरी दिस इज मास नंबर। Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, A मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिए, हमें मास नंबर भी याद करने हैं। तो हाइड्रोजन का Z और A दोनों 1 होता है। अब जो एटॉमिक नंबर है ना, नेक्स्ट 1 से आगे जितने भी हैं, कोई इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका डबल कर दो तो मास नंबर आ जाएगा। कोई ओड एटॉमिक नंबर है तो उसका डबल कर दो और उस वैल्यू में 1 ऐड कर दो तो मास नंबर आ जाएगा। जैसे 2 का डबल क्या हो गया 4, 3 का डबल क्या होता है 6, और क्योंकि 3 एक क्या है ओड नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर दिया तो 7। तो लिथियम का मास नंबर क्या आ गया 7। बेरिलियम का 4 × 2 8, बोरोन का 5 × 2 10, पर 5 क्या है एक ओड नंबर है तो हमें 10 में 1 ऐड करना पड़ेगा 11। कार्बन का क्या हो जाएगा 6 × 2 12। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 7 × 2 14, है ना।
लेकिन 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 1 ऐड करने पड़ेगा 15। तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना है कि नाइट्रोजन का क्या होता है 14, ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको हर ट्रिक के मिलते हैं। ये तो मैंने एक आसान तरीका बताया आपको याद करने का, एक्सेप्शंस के याद रख लो, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे उस ट्रिक से। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8 × 2 16। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 9 2 18 एंड 18 में 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 9 क्या है ऑड नंबर है, तो 19। नियॉन का क्या हो जाएगा 10 × 2 20। सोडियम क्या क्या हो जाएगा 11 × 2 22 और 11 एक ऑड नंबर है, 22 में 1 ऐड करना पड़ेगा 23। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 12 2 24। एल्यूमिनियम क्या क्या हो जाएगा 13 2 26 और 13 एक ऑड नंबर है तो 1 ऐड करना पड़ेगा तो 27 हो जाएगा। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 14 2 28। सल्फर का क्या हो जाएगा 15 2 30। तो फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा 15 2 30 और 15 एक ऑड नंबर है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 30 में तो 31। सल्फर का क्या हो जाएगा 16 2 32। क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17 2 34 और 17 एक ऑड नंबर है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 35 हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में जो क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो 35.5 होता है, तो ये आप एक एक्सेप्शन की फॉर्म में याद कर सकते हो। आर्गन का क्या हो जाएगा 18 2 36, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। आर्गन का 40 होता है, ये आप याद रखो, यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा 19 2 38 और 38 और 19 क्या है एक ऑड नंबर है तो 1 ऐड करना पड़ेगा तो 39। कैल्शियम का क्या हो जाएगा 22 2 40 है ना। तो दो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे, एक ये नाइट्रोजन का एक्सेप्शन प्लस मैंने अभी नोट किया कि बेरिलियम भी एक तरीके का एक्सेप्शन है। तो 4 2 8, बट उस ट्रिक से तो यहाँ 8 आएगा, बट एक्चुअल में जो बेरिलियम का जो मास नंबर होता है वो 9 होता है, तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके 2 एंड ये 2, ये 4 एक्सेप्शंस है टोटल। ये 4 एक्सेप्शंस आप अच्छे से याद करिए, बाकी तो ट्रिक से आपके याद हो जाएगी, है ना। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर है ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नो एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हीलियम में 2। सेम चलते जाएंगे तो वही काउंटिंग हो जाएगी 20 तक, है ना। तो ये हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब हम जानेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उतने ही आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे एटम में। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, बट आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते। जैसे मेटल्स
आयंस बनाते हैं। कौन से टाइप के आयंस बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो जब आयंस बन गए तो आयन के अंदर, एक आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे। पर अगर आपसे एटम में पूछे, हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1। हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे। तो सेम वही काउंटिंग हम लिख देंगे, है ना। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मेरे पास यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं यही बना के लिख रही हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मास नंबर हाइड्रोजन का क्या है? 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड, 1 माइनस 1 0। हीलियम का कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 माइनस 2 2। लिथियम के कितने आ जाएंगे? 7 माइनस 3 4। बेरिलियम के कितने आ जाएंगे? 9 माइनस 4 5। बोरोन को कितने आ जाएंगे? 11 माइनस 5 6। कार्बन के कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 12 माइनस 6 6। नाइट्रोजन के कितने आ जाएंगे? 14 माइनस 7 7। तो इसी फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, है ना। ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे? 16 माइनस 8 8। फ्लोरीन में कितने आ जाएंगे? 19 माइनस 9 10। नियॉन में कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 20 माइनस 10 10। सोडियम में कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 23 माइनस 11। तो कितने होंगे? 12। मैग्नीशियम में कितने आ जाएंगे? 12। एल्यूमिनियम में कितने आ जाएंगे? 27 माइनस 13 14। सिलिकॉन में आ जाएंगे 28 माइनस 14 फॉस्फोरस में 31 माइनस 15 16। सल्फर में भी 16 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लोरीन में आप 35 में से 17 माइनस करो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालो। तो 35 माइनस 17 कितना होगा? तो क्लोरीन में होंगे 35 माइनस 17 18। आर्गन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18 22। पोटेशियम में होंगे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? एंड कैल्शियम में होंगे 20 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब डिफरेंट शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखो, हमारे पास शेल होती है K L M N और ऐसे चलता जाता है ना। इसको हम 1 कह सकते हैं, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल और ऐसे ही चलता जाएगा। ये n के बराबर है। और अगर मुझे पता करना है कि K शेल में मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ, तो फॉर्मूला होगा 2n²। क्योंकि K शेल की वैल्यू क्या है? 1। इसका n किसके बराबर है? 1 के। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में कितने भर सकती हूँ K शेल में? 2।
एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ? तो एन की वैल्यू क्या है? 2, 8, राइट। एम शेल में मैं कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ? 18। मैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ एम शेल में, लेकिन जब हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरूंगी एम शेल में। इसका रीज़न आप हायर क्लासेस में समझोगे, आपके लेवल पर अभी आप ये याद रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो मैं इतने भर सकती हूँ, लेकिन एम शेल में 18 की जगह मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरूंगी? 8 भर सकती हूँ, मैक्सिमम 18, पर भरूंगी कितने फर्स्ट 20 के लिए? ओनली 8। ऐसे ही नेक्स्ट इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एन की वैल्यू क्या है एन शेल के लिए? 32, राइट। तो अभी आप इतने ही याद रखिए, इतना ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप इतने भर सकते हैं, है ना? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने भर सकते हैं हम। और एम शेल में मैं मैक्सिमम कितने ही भरूंगी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए? 8। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स में मुझे भरने हैं वो आपके लेवल का भी समझने का नहीं है, आपका बस इतना से ही काम हो जाएगा। अब हम जैसे पढ़ते चलेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के। इनके एटॉमिक नंबर यही है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टडी करेंगे। 16, 17, राइट। देखो के एल एम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? एक यहाँ भर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 2। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकती हूँ? 2, तो दोनों के दोनों यहाँ फिल कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 3। के शेल में मैक्सिमम कितने भर सकती हूँ? 2, तो 2 फिल कर दिए। एक बचा, अब नेक्स्ट में जाएंगे। कितने भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब 2 बचते हैं, 2 यहाँ फिल कर देंगे। ऐसे ही इसका 2 और 3 हो जाएगा, है ना? जब एक शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में भर चुकी हूँ तो अब मैं नेक्स्ट वाली शेल में चलूँगी इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए। इसका हो जाएगा 2, 4, इसका हो जाएगा 2, 5, इसका हो जाएगा 2, 6, इसका हो जाएगा 2, 7, इसका हो जाएगा 2, 8, इसका हो जाएगा 2, 8। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में एल शेल में कितने भर सकती हूँ? 8। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 10 तो भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं एम शेल पे चलूँगी, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 2। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 3। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 4। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 5। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 6। देखो 10 यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 यहाँ भर दिए। 10 यहाँ भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 3 यहाँ भर दिए। सेम 10 यहाँ भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ भर दिए। 10 यहाँ भर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन से 15, 5 बचते हैं, यहाँ भर दिए। सेम ऐसे 16 का निकालेंगे, और क्लोरीन का भी ये हो जाएगा, है ना? आर्गन का भी ये हो जाएगा। अब पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो नेक्स्ट वाली शेल में चलेंगे, तो 1, है ना? अब इसका भी क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते, तो नेक्स्ट शेल में भरेंगे 2। तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम यहाँ भर सकती हूँ, यही 2 नेक्स्ट शेल में जाते हैं, एन शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सीख ली है, राइट। अब इन्हीं 20 एलिमेंट्स में से आपको याद करने हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप गैसेस याद कीजिए, नोबल गैसेस कौन सी है। तो नोबल गैसेस है हीलियम, राइट,
नियोन एंड आर्गन। क्लियर। सिलिकॉन मैंने आपको बताया था क्या है, मेटालॉइड है ना। बोरोन मैंने आपको बताया था क्या है, मेटालॉइड है ना। अब बचते हैं ये सारे। अब देखो, हाइड्रोजन को हम अभी कंसीडर नहीं करते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है, उसको छोड़ दो, वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि हाइड्रोजन एटम क्या है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है या नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। हाइड्रोजन को छोड़ दो। अब बचे क्या, बाकी के एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं कि मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। देखो, मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और पॉजिटिव आयंस बना ले, है ना। अब देखो, अब कोई भी जो एलिमेंट है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा, ताकि वो मैक्सिमम अपनी उस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स भर पाए जितने वो मैक्सिमम भर सकता है। तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। एम शेल में मैक्सिमम भर तो सकते हैं 18, पर भरेंगे कितने, 8, है ना। अब देखो, अगर लिथियम को अपना वैलेंस, ये शेल है, इसको या तो क्या करे, मतलब उसे एक तरीके से ये मान लो कि क्या करना है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मतलब लास्ट शेल में या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि शेल कौन सी, अगर के शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन के शेल में भरा गया है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एल है तो 8, एम है तो 8। अब लिथियम के लिए पॉसिबल क्या है, देखो, उसको अपना एल शेल को अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए पॉसिबल क्या है, या तो ये +7 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, या वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये ऑक्टेट हो जाएगा इसका कंप्लीट के शेल का। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये कैटायन इजीली बना सकता है। तो लिथियम क्या हो गया, मेटल हो गया। ऐसे ही बेरिलियम के लिए क्या है कि या तो भाई वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले और एल शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, है ना, या ये 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर दे। तो आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इसलिए ये क्या है, मेटल। सेम बोरोन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना एल शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भर ले, या वो अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे और के शेल का ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है और अब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आसान क्या है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है। तो सॉरी, बोरोन तो खैर मेटलॉइड है ना, तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे इसमें। अब कार्बन देखो, एक नॉन मेटल है, इसके पास दोनों में एनर्जी सेम लगेगी कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ या दे दूँ, आपको ऐसा लगेगा। बट ये क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी ये याद रखो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल क्या है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लूँ या ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दूँ। तो आसानी किस में होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लेने में। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए पॉसिबिलिटी है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, है ना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो आसानी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए पॉसिबल क्या है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या वो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। आसानी किस में होगी, किस में कम टाइम लगेगा, किस में कम एनर्जी लगेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने में और अपना एल शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने में। तो फ्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल। नियोन तो मैंने आपको बताया नोबल गैस है। अब सोडियम के पास पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं,
18, लेकिन भरेंगे कितने मैक्सिमम 8। तो सोडियम के पास ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या वो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो आसानी किस में, इस 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में। तो सोडियम क्या है, मेटल है। सेम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्या है, आपके मेटल है। सिलिकॉन मैंने बताया मेटलॉइड है। अब फॉस्फोरस के पास ऑप्शन क्या है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करूं या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करूं। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो फॉस्फोरस क्या है, नन मेटल। ऐसे ही सल्फर क्या है, नन मेटल। क्लोरीन क्या है, नन मेटल, क्योंकि आसानी किस में है, 7 इलेक्ट्रॉन देने में या 1 इलेक्ट्रॉन लेने में, और अपना ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन लेने में। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है। पोटेशियम के लिए पॉसिबल आसानी क्या है कि भाई या तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करूं टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, या फिर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूं और ये अपना इतना ही ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लूं। तो आसानी क्या है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो पोटेशियम क्या है, मेटल है। कैल्शियम क्या है, मेटल है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज़ कर सकता है इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, कार्बन जो है नन मेटल है, नाइट्रोजन जो है नन मेटल है, ऑक्सीजन नन मेटल है, फ्लोरीन नन मेटल है, नियॉन गैस है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, फॉस्फोरस जो है नन मेटल है, सल्फर नन मेटल है, क्लोरीन नन मेटल है, आर्गन जो है नोबल गैस है, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, मेटल। तो अब आपने 20 एलिमेंट्स में से क्लासीफाई कर लिया कि मेटल क्या है, नन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है। कुछ और ये जो मेटल्स है, जैसे कि ये आयरन वगैरह हो गए, कॉपर वगैरह हो गए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आप याद कर लो, है ना। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल्स बताओ मेटल्स के, तो जैसे ये जो आप बहुत पढ़ते हो, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेड हो गया। तो ये सब तो इनके मैं केमिकल सिंबल बता रही हूँ। कॉपर, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लेड और मरकरी। तो ये सब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के जो आप याद कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, so please hit the like button, also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Keep learning.